कुर्बान करना पड़ता है। धुनकी दीदी भी उन्हीं कुर्बानियों में से एक थी। दोस्तों, अभी लाली दादी अपनी धुनकी दीदी के बारे में बता ही रही थी कि इसी बीच उनकी आंखें भर आईं और वो एकदम से खामोश हो गईं। फिर कुछ देर के बाद लाली दादी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चल छोड़ इन बातों को, तू जा घर के पीछे वाले कुएं के पानी से नहा ले, तेरे शरीर की दुर्गंध चली जाएगी। लाली दादी की बात सुनने के बाद मैं घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां एक बहुत ही पुराना कुआं था। जब उस कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस गहरे कुएं में बहुत सी रस्सियां झूल रही थी। अभी मैं उन रस्सियों में से एक रस्सी ऊपर खींचने वाला था कि तभी पीछे से लाली दादी ने आवाज देते हुए कहा, अरे उन रस्सियों को छोड़, वो देख भरी बाल्टी रखी है तेरे बगल में, जल्दी से नहा के आ, मैं खाना परोस रही हूँ। ये कहकर लाली दादी चली गई और मैंने भी झट से नहा लिया। नहाने के कुछ देर के बाद ही मैंने नोटिस किया कि अब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि अब मेरे शरीर पर वो जख्म भी नहीं थे जो बाजार की भीड़ और उस धुन की चुड़ैल ने दी थी। इसी बीच जब मैं नहा के लाली दादी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि लाली दादी चूल्हे के पास बैठी किसी चिंता में डूबी हुई है। जिस पर मैंने लाली दादी को आवाज देते हुए कहा, लाली दादी क्या हुआ, तुम ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? मेरे इतना कहती लाली दादी ने एक नज़र मेरे को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुझे सच में जानना है कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ? लाली दादी की ये पूछने पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ दादी। मेरे जवाब देते ही लाली दादी बोली, ठीक है बताती हूँ, तू पहले खाना तो शुरू कर। लाली दादी के ये कहते ही मैं खाना खाने बैठ गया और अभी मैंने खाना शुरू ही किया था कि लाली दादी बोली, मैं शुरू से ऐसी नहीं थी, पर मेरी नादानी के चलते सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तब की बात है जब हमारा पूरा परिवार जौलपुरा में रहा करता था। वहीं मेरे बाबा की एक छोटी सी चाय पान की दुकान थी। चूंकि बाबा का दुकान जौल स्टेशन के करीबी था, इसलिए हमारी चाय पान की दुकान अच्छी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर बाबा धुनकी दीदी के हाथ पीले करने की सोच रहे थे। आखिर धुनकी दीदी अब ब्याह के लायक जो हो चुकी थी, पर लाख खोजबीन करने के बाद भी कोई अच्छा घर नहीं मिल पा रहा था। फिर जब इसी सिलसिले में बाबा को बाहर गांव जाना पड़ा तो दुकान की जिम्मेदारी हम दोनों बहनों पर आ गई। वो शनिवार की रात थी। दुकान पर काफी ग्राहक थे। मैं धुनकी दीदी का हाथ बटा रही थी। दरअसल अभी जौल स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस रुकी हुई थी, जिस वजह से दुकान पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। उसी भीड़ में मुझे एक बुढ़िया नजर आई, जिससे वहां पर जमा लोग दूर भाग रहे थे। वो बुढ़िया थी भी बहुत ही अजीब। उसके गले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 काले सांप लिपटे हुए थे। साथ ही उसके लंबे लंबे बाल थे जो जटाओं में बदले हुए थे। कुछ देर बाद जब ट्रेन खुली तो ट्रेन के खुलते दुकान की भीड़ भी गायब हो गई, पर वो औरत अभी भी हमारी दुकान के आसपास ही मंडरा रही थी। और उस औरत को हमारे आसपास मंडराता देख जहां मुझे डर लग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर धुनकी दीदी को उस औरत पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उस औरत की वजह से हमारे काफी ग्राहक बिना चाय पिए ही जो चले गए थे। अभी धुनकी दीदी दुकान बंद करने ही वाले थे कि तभी उस औरत के गले में लिपटे वो तीनों सांप उसके कानों में फुफकारने लगे। सांपों को उस औरत के कानों में ऐसे फुफकारता देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो तीनों सांप उसके कानों में कुछ कह रहे हों। अभी मेरा पूरा ध्यान उस औरत और उन तीनों सांपों पर ही था कि तभी उस औरत ने जमीन पर पड़े मिट्टी के ढेले को उठाया और फिर उस मिट्टी के ढेले को मेरी तरफ फेंका। जैसे वो मिट्टी का ढेला मेरे पास आके गिरा तो मैंने नोटिस किया कि उसका रंग बदल गया है। वो मिट्टी का ढेला अब सुनहरे रंग का प्रतीत हो रहा था। फिर जब मैंने करीब से देखा तो मुझे अपनी आंखों पर पल भर के लिए यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल वो मिट्टी का मामूली ढेला अब एक सोने के ढेले में बदल गया था। मैं यही सोच रही थी कि ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर सच में मिट्टी का ढेला सोने के ढेले में बदल गया है। फिर जब मैंने उस सोने के ढेले को हाथ में लिया तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी आंखों का धोखा नहीं बल्कि सच है। अभी मैं उस औरत से पूछ पाती कि उसने ये कैसे किया कि उससे पहले ही वो वहां से जा चुकी थी। मैंने आसपास भी देखा पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। इसी बीच मैंने गौर किया कि धुनकी दीदी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जबकि दीदी तो मेरे साथ दुकान पर ही थी। मैं धुनकी दीदी को जोर जोर से आवाज लगाने लगी, ये सोच कर कि वो मेरी आवाज सुनकर जरूर जवाब देगी। पर मेरी आवाज लगाने पर धुनकी दीदी ने तो आवाज ही नहीं दी। पर अगल बगल के लोग मेरी पुकार सुनकर जरूर आ गए और जब मैंने उन्हें बताया कि धुनकी दीदी कहीं मिल नहीं रही
तो वो भी मेरे साथ धुनकी दीदी को खोजने लगे। पूरी रात बीत गई पर धुनकी दीदी कहीं नहीं मिली। धुनकी दीदी के ना मिलने से जहां अम्मा चिंता में अपनी सुध-बुध खोए बैठी थी, तो वहीं पता नहीं क्यों दूसरी तरफ मुझे धुनकी दीदी की जरा सी भी चिंता नहीं हो रही थी, मानो मेरा दिल पत्थर का हो गया हो। इसी बीच सोहन काका को धुनकी दीदी स्टेशन के प्लेटफार्म पर बेहोशी की हालत में मिली। फिर जब धुनकी दीदी होश में आई तो वो अपने चारों तरफ जमा लोगों को देखकर चौंकते बोली, क्या हुआ आप लोग, मुझे ऐसे क्यों घेरे खड़े हैं? धुनकी दीदी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है, पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा था। पर अभी मेरा पूरा ध्यान उस सोने के ढेले पर था जिसके बारे में मैंने अभी तक छिपा कर रखा था। पर मेरी दिलचस्पी उस सोने के ढेले में कम और उस बुढ़िया में अधिक थी जिसने मिट्टी के ढेले को सोने के ढेले में बदल दिया था। उस दिन के बाद मैं पूरा पूरा दिन उस औरत के इंतजार में गुजारने लगी, पर पता नहीं क्यों वो दोबारा नहीं आई। दिन गुजरते रहे पर हर गुजरते दिन के साथ मेरे उस बुढ़िया से मिलने की लालसा बढ़ती रही, जिस वजह से अब मेरा किसी भी कामकाज में जरा भी मन नहीं लगता था। मैं ज़्यादा वक्त जॉल स्टेशन पर बैठी बैठी गुजारती थी, इस उम्मीद में कि वो औरत कभी ना कभी किसी ट्रेन में दिखी जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब एक रात में जॉल स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठी उस औरत के बारे में सोच रही थी कि तभी पीछे से मुझे सांप के फुफकारने की आवाज़ सुनाई दी। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक सांप फन फैलाए फुफकार रहा था। पहले तो अपने पीछे सांप को देखकर मैं डर गई, फिर जब मैंने दो और सांपों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो ये तीनों वही सांप हैं जो उस रोज उस बुढ़िया के गले में लिपटे हुए थे। अगर सच में वो उसी बुढ़िया के सांप है तो हो ना हो वो बुढ़िया भी आसपास ही होगी। ये सोचकर मैं उस बुढ़िया को ढूंढने लगी, पर मेरे लाख तलाशने के बाद भी वो औरत तो नहीं मिली। पर मैंने देखा कि वो तीनों सांप मेरे आसपास ही मंडरा रहे हैं। मैं जिधर भी जाती तो वो तीनों सांप भी मेरे पीछे पीछे चले आते। अभी मैं उन तीनों सांपों का इशारा समझ पाती कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लेते हुए कहा, लाली बेटी, तूने बड़ी देर लगा दी आने में। अब ये सुनते ही जब मैं पीछे पलटी तो वो ही बुढ़िया चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मेरे सामने खड़ी थी। इससे पहले मैं कुछ कह पाती कि वो मेरे करीब आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, आने वाले वक्त में लोग तेरी पूजा करेंगे। पर उस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिसके चलते मैंने उस औरत की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और मैंने मन में कौंध रहे सवाल को उस बुढ़िया से पूछा, ये बताओ, आपने उस दिन मिट्टी के ढेले को सोने के ढेले में कैसे बदल दिया था? अब मेरे इस सवाल पर वो बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें भी मिट्टी को सोने में बदलने का राज जानना है तो कल रात 1 बजे यहीं मिलना। ये बोलकर वो बुढ़िया और उसके तीनों सांप मेरे आंखों के सामने से अचानक ही गायब हो गए। उन्हें ऐसे गायब होता देखकर मैं एक बार फिर बहुत चक्की रह गई। खैर उस वक्त मैं घर चली आई और आंखों में सपने संजोए सो गई। फिर जब सुबह उठी तो मुझे इंतजार था तो सिर्फ दिन ढलने का, और जब दिन के उजाले ने अंधियारे की चादर ओढ़ी तो मैं भी दबे पांव घर से निकल पड़ी जॉल स्टेशन के लिए, जहां वो बुढ़िया मिलने आने वाली थी। अभी मैं पहुंची ही थी कि तभी 1 बजे वाली ट्रेन मिमोक प्लेटफार्म पर आकर लगी। अभी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी ही थी कि इसी बीच पीछे से वो बुढ़िया आई और बोली, चलो मेरे साथ। और फिर वो उस ट्रेन में चढ़ गई और उसके पीछे पीछे मैं भी। अभी उस बुढ़िया के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ी ही थी कि इसी बीच ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते उस बुढ़िया के गले से लिपटे वो तीनों सांप जो उसके गले में लिपटे हुए थे, वो गले से सरक के उस बुढ़िया की जटाओं में जाके छुप गए। उन तीनों सांपों के जटाओं में छिपते ही उस बुढ़िया ने 3 बार ताली बजाई। उस बुढ़िया के ताली बजाते ही उस डिब्बे में मौजूद सारे मुसाफिर किसी मूर्ति की भांति जम गए। मुसाफिरों के जमते उस पूरे डिब्बे में गहरी खामोशी पसर गई। अभी मैं उस बुढ़िया के पीछे खड़ी उसे ही देख रही थी कि इसी बीच उस बुढ़िया ने एक मुसाफिर के सिर पर हाथ रखा और कुछ बड़बड़ाई। बुढ़िया के बड़बड़ाते ही वो मुसाफिर जो एक हट्टा कट्टा मर्द था वो चील में बदल गया और अगले ही पल ट्रेन की खिड़की से बाहर उड़ गया। अभी मैं इस आंखों देखी पर यकीन कर पाती कि इतने में ही उस बुढ़िया ने और कई मुसाफिरों को अलग अलग जीप में बदल दिया। ये देखकर अब मुझे इसका बखूबी अंदाजा हो गया था कि ये बुढ़िया बहुत ही शक्तिशाली है और मुझे भी इस बुढ़िया की तरह शक्तिशाली बनना था। इससे पहले मैं उस बुढ़िया से अपने मन की बात कह पाती कि वो बुढ़िया मेरे करीब आई और बोली, तू भी इन शक्तियों को हासिल कर सकती है।
उस बुढ़िया के ये कहते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट से वो बुढ़िया समझ गई कि मैं इन शक्तियों के उपासक बनने को तैयार हूँ। इसके फौरन बाद ही उस बुढ़िया ने अपने सिर से एक पतली सी जटा तोड़ी और नीचे फेंक दी। फिर उस जटा को अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए बोली, जाग जाओ। उस बुढ़िया के ये कहते ही मूर्ति की भांति जमे मुसाफिर एक बार फिर से नॉर्मल हो गए। इसी बीच ट्रेन एक झटके के साथ रुकी। ट्रेन के रुकते ही वो बुढ़िया ट्रेन से नीचे उतर गई और उसके पीछे मैं भी। मेरे ट्रेन से नीचे उतरते ही उस बुढ़िया ने कहा, अगले 3 महीने मेरे साथ रहकर मेरी मालकिन की उपासना करनी होगी। अगर तेरी उपासना सफल हुई तो उसके अगले 6 महीने के भीतर तू मेरे से ज़्यादा शक्तियों की मालकिन बन जाएगी। अब तक मेरे सिर पर शक्तिशाली बनने का भूत सवार हो चुका था, लिहाजा मैं उस बुढ़िया के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। मेरे हामी भरने के बाद वो बुढ़िया मुझे एक बड़ी गुफा में ले गई जहाँ पर वो रहती थी। उस गुफा के काफ़ी भीतर एक बड़ी सी मूर्ति थी जिसे वो मालकिन कहती थी। उस बड़ी सी मूर्ति के चारों तरफ दहकते हुए अंगारे फैले हुए थे और उन्हीं दहकते हुए अंगारों के सामने बैठकर मैंने अगले 3 महीनों तक बहुत से तंत्र मंत्रों में महारत हासिल की और उस बुढ़िया की मालकिन को प्रसन्न किया। 3 महीने बीतने के बाद अब बारी थी अर्जित शक्तियों को आजमाने की। फिर बीते 3 महीने अपनों से कटे रहने के बाद जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरे घर वालों ने मुझे मरा ही मान लिया था, सिवाय धुनकी दीदी के। सिर्फ उन्हें ही लगता था कि मैं एक दिन ज़रूर लौटूंगी। घर मुझे सही सलामत देखकर मेरे परिवार वाले जहां बहुत खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर मैं अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए बेताब हो रही थी। मुझे बस मौके की तलाश थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो गांव में मातम पसरा हुआ था। दरअसल गांव की 9 औरतें मर गई थी। ये वही औरतें थी जिन पर मैंने अपनी शक्ति आजमाई थी। अपनी इस कामयाबी से जहां मैं बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी ओर मुझे अब एक अजीब सी भूख का एहसास होने लगा था। अजय सर,